एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना ये है कि जो केमिकल रिएक्शंस जितने भी होती हैं उसको जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, और कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और जो रिएक्शंस होते हैं उसको इक्वेशन की फॉर्म में हमें कैसे लिखना है, फिर बैलेंसिंग वगैरह, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो क्या है, पहले दे रखा है हमें कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। हमें बोला है कि ये जो जितनी भी डेली लाइफ की सिचुएशंस दी हुई हैं इनको सोचो क्या होगा जब मिल्क को, जब दूध है उसको रूम टेम्परेचर में गर्मी के दिन में हम छोड़ देंगे, क्या होगा, दूध फट जाएगा, है ना। अब दूसरा है, जब आयरन के तवा, पैन, नील को जब हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, है ना। अब तीसरा है, ग्रेप्स क्या होंगे, फर्मेंटेड हो जाएंगे, फूड जो है वो कुक्ड हो जाएगा। फूड जब है डाइजेस्टेड होता है हमारी बॉडी में, और जब हम रिस्पायर करते हैं यानी कि जब हम सांस लेते हैं ना, तो ये सब क्या है, इन सब चीज में एक चीज कॉमन है, क्या है, ये सारे के सारे ही क्या है, ये सारे के सारे ही ये केमिकल चेंजेस है ना। सारे ये केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, हमें पता है। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें जब कोई सब्सटेंस रिएक्ट करके कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, यानी कि जब भी कोई चीज रिएक्ट करेगी ना तो कोई नई चीज फॉर्म होगी, है ना। और वो चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते, यानी कि वो वापस नहीं ला सकते। जैसे कि मान लो आटा है, ठीक है, आटे से हमने रोटी बना ली। अब रोटी बना ली, ठीक है, रोटी को सिर्फ बेल के रखा हुआ है, पकाया नहीं है, तो क्या करेंगे, उस रोटी को तोड़ के हम वापस आटे में मिला सकते हैं ना। तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल चेंज एक तरह का, है ना। लेकिन मान लो मैंने कैंडल जला दी, है ना, कैंडल जला दी, अब कैंडल जला दी, ठीक है, अब कैंडल जला दी तो वो जली हुई कैंडल में वापस नहीं ला सकती, है ना। तो वो क्या हो गया, वो केमिकल चेंज हो गया, जो चीज वापस ना आ सके और कोई नई चीज फॉर्म होती है। तो कब कैंडल वाले केस में क्या हुआ, कैंडल वाले केस में कैंडल तो जल गई, है ना, और हमें क्या मिला, हमें हीट मिली, है ना, तो हीट फॉर्म हुई, तो वो कोई नई चीज थी ना, तो वो फॉर्म हुई, तो ये वो हो गया केमिकल चेंज, है ना। और फिजिकल चेंज वो होते हैं जो वापस आ सकते हैं, यानी कि मान लो पेपर कटिंग हुआ, है ना, पेपर को मैंने कट कर दिया, कोई नई चीज फॉर्म हुई नहीं हुई, है ना, तो ये फिजिकल चेंजेस है ऐसे। तो ये जितने भी हमें यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जब हम सांस लेते हैं, मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, तो सारी फिजिकल चेंजेस। देखो मान लो ये जो मिल्क है ये फट गया, अब तुम इसे वापस ला सकते हो, नहीं ला सकते, तो ये भी क्या होगा, केमिकल चेंज हो गया। अब कोई आयरन की चीज है ना, मान लो क्या है, नील ही आयरन की, उसको तुम टेम्परेचर में ऐसे ही छोड़ दिए, ह्यूमिड टेम्परेचर में, एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पे, तो क्या होगा, वो क्या हो गया, वो हो जाएगा तुम्हारा रस्ट। और रस्ट हुए वाले नील को तुम वापस सही वाले नील में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या हो गया, ये सारे केमिकल चेंजेस के जितने भी ये एग्जांपल्स दिए हुए सारे केमिकल चेंजेस, है ना। तो इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस है समवट चेंज। जो पहले के सब्सटेंस है ना, इनिशियल सब्सटेंस, उसका नेचर और आइडेंटिटी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। मिल्क को क्या था, मिल्क को छोड़ दिया, फट गया, उसका नेचर और आइडेंटिटी दोनों चेंज हो गया, है ना, अब वो मिल्क नहीं रहा, है ना। We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes। हम पहले पढ़ चुके हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस को, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं ना। फिजिकल चेंज यानी कि कोई चीज क्या हो रही है, फिजिकल यानी फिजिकल में कोई चीज होती है ना, तो उसको हम वापस ला सकते हैं फिजिकल चेंजेस में ना। लेकिन केमिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता, जो चीज हो गई वो हो गई, और नया सब्सटेंस भी फॉर्म होता है केमिकल चेंज में, है ना। Whenever a chemical changes occur, we can say that a chemical reaction has taken place। कभी भी केमिकल चेंज होता है ना, केमिकल चेंज अकर होता है तो क्या केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है। जैसे कि रिस्पिरेशन है ना, रिस्पिरेशन क्या है, हम ये एक केमिकल चेंज है ना, तो इसको क्या कह सकते हैं, ये तो केमिकल चेंज हो रहा है, तो एक केमिकल रिएक्शन भी टेक प्लेस कर रही है। तो इसका तो हम सिक्स्थ चैप्टर में देखेंगे क्या है रिस्पिरेशन का, केमिकल रिएक्शन वगैरह, है ना। तो ये बताया गया कि कभी भी कोई केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन भी होती है। देखते हैं आगे क्या है ना। अब हमें ये एक्टिविटी दी हुई है, क्या एक्टिविटी में, एक्टिविटी 1.1 में हमें ये दिया हुआ है, हाँ देखो क्या है, हाँ इसमें क्या रखा है कि इसमें क्या रखा है, एक मैग्नीशियम की रिबन ले लो, ठीक है, और उसको सैंड पेपर से रब करो। रब क्यों किया है ये हम देखेंगे, क्यों किया इसको रब, पहले रब कर लिया हमने मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, अब उसको ना जला दो, ठीक है, हमने उसको जला दिया लेकिन थोड़ा केयरफुली जलाया, ठीक है।
मैग्नीशियम रिबन ली, उसको आग से हमने जला दिया। अब आग से जलाने के बाद क्या होगा, जब मैग्नीशियम रिबन आग से जलेगी तब क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या फॉर्म्ड होगा, देखो जब ये मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे जल रही है, ठीक है जल रही है, अब कुछ जलेगी तो कुछ ये ऐश फॉर्म्ड होगा ना, ऐश जिसे हम क्या कहते हैं, ऐश को, है ना, ऐश फॉर्म्ड होगी, है ना। अब इस ऐश में ही क्या, ये ऐश जो है, ये जो ऐश बनी है ना, इसको ही क्या कहते हैं, ये जो फॉर्म्ड हुआ है इसको हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि जब भी कोई चीज़ ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का मतलब है कि वो जल रही है ना, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बिना कोई चीज़ नहीं जलती है। तो यानी कि कोई भी चीज़ जल रही है मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है ना। तो ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी यानी कि जब जलेगी तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ना। जो ऐश निकलेगी वही हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये क्यों हमने यहाँ पे जो सैंड पेपर से रब किया था, ये क्यों किया था हमने, ये इसलिए किया था क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो बहुत दिन से रखी होगी कहीं, है ना। अब रखी होगी तो वो तो भाई एटमॉस्फेयर में ऐसी कहीं खुली में रख दी होगी ना, तो उस पर क्या एक लेयर सी बन जाती है, किसकी, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ना। क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में डायरेक्टली रहता है ऐसे एटमॉस्फेयर में, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है। कौन से ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है उस पर। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी है तो वो जल कैसे पाएगा, है ना। तो इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हम सैंड पेपर से रब करते हैं, ताकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाए और हम अच्छे, और जो हमारा मैग्नीशियम है वो अच्छे से जल सके ना, इसलिए हमने इसको सैंड पेपर से रब किया। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये कह रहा है कि जब भी हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो क्या एक वाइट फ्लेम जलेगी। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे ना, एक डेजलिंग वाइट फ्लेम होगी। जैसे कि जलाते हैं तो नहीं निकलते हैं, फ्लेम निकलती है, तो वो वाइट कलर की होगी मैग्नीशियम के केस में। और जो वो जलेगा तो ऐश निकलेगी, है ना। जब ऐश निकलेगी तो वो ऐश एक वाइट कलर का पाउडर होगा, और इसी पाउडर को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। ये पाउडर में मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, इसलिए हम इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, जो ऐश निकलती है जलाने के ऊपर, है ना। तो क्या ये ऐश क्यों बनी है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से हमारा क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ये हो गया हमारा एक्टिविटी 1.1। अब एक्टिविटी 1.2 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक लेड नाइट्रेट ले लीजिए, लेड नाइट्रेट, एक्टिविटी 1.2 करते हैं ना। तो एक्टिविटी 1.2 में कह रहा है टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमें एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन उसमें मिक्स कर देना है, यानी कि दोनों को रिएक्ट करा देना है। अब क्या बनेगा, जब हमारा लेड नाइट्रेट, है ना, जब हमारे पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन जब पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा, एक मिनट, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा लेड आयोडाइड, है ना, हमारा बनेगा लेड आयोडाइड, ठीक है, हमारा बनेगा लेड आयोडाइड। और क्या बनेगा, अब प्लस में हमारा बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। जब हमारा पोटेशियम, जब हमारा लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा लेड आयोडाइड, है ना, और बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। अब जो ये जो लेड आयोडाइड है ना, ये होगा हमारा येलो कलर का, कैसा होगा, ये होगा हमारा येलो इन कलर। तो ये हमें यही कह रहा है कि जब इन दोनों का सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन जब पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो यही दोनों चीज़ बनेंगे, लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। जबकि जो लेड आयोडाइड होगा वो येलो कलर का होगा ना, येलो कलर का सॉलिड होगा, लेकिन ठीक है, ये हमारा जो हो गया, ये तो हमारा 1.2 हो गया, ठीक है। अब हमारा 1.3 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, इसमें हमारा ये कह रहा है, बोल रहा है कि जिंक का, हमें कुछ जिंक के ग्रैनुअल्स यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं एक फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में लेना है। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हमने, ठीक है, ले लिया। अब हमें उसमें या तो हमें डाइल्यूट HCl मिक्स करना है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हमने जिंक ले लिया और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, ठीक है। क्या लेना था हमें, जिंक ले लिया हमने और उसमें क्या किया, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड कर दिया, दोनों को रिएक्ट करा दिया, ठीक है। जिंक को Zn लिख लेते हैं, चलो, ठीक है, Zn प्लस H2SO4, है ना, ये जिंक है और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब इन दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा पता है क्या बनेगा, हमारा बनेगा ZnSO4, है ना, ZnSO4 यानी कि जिंक
जिंक सल्फेट बनेगा हमारा ZnSO4, हमारा बनेगा ZnSO4 प्लस क्या बनेगा हमारा बनेगा H2 गैस, ये होगा गैस होगा, ठीक है। और ये जो हमारा H2SO4 होगा ना, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। एक्वस को कहीं पे भी एक्वस वर्ड आया यानी कि सॉल्यूशन इन वाटर, है ना। तो जिंक का जो सॉल्यूशन होगा, जिंक सल्फेट होगा, वो वाटर में सॉल्यूबल होगा, है ना। तो ये होगा हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या बनेगा ZnSO4, और H2 गैस हमारा जो होगा वो लिबरेट होगा। लिबरेट यानी कि निकलेगा H2 गैस। कब निकलेगा? जब हमारा जिंक और H2SO4 रिएक्ट करेंगे। अब इसमें हमें ये हमारा मेन क्वेश्चन ये था, ये तो रिएक्शन हमें समझने के लिए किया है। हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि टच योर कॉनिकुलर फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। इसका हमें मेन ही यही था कि हमें पता लगाना है कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ठीक है, हमें पता चल गया ZnSO4 बनेगा और H2 गैस निकलेगी। लेकिन इसमें ये पूछा है कि क्या कोई टेम्परेचर में चेंज होगा। तो हाँ भाई, टेम्परेचर में चेंज होगा। टेम्परेचर में ये चेंज होगा कि ये जो रिएक्शन है ना, इसमें बहुत सारी हीट निकलेगी, यानी कि हीट कहीं पे किसी भी रिएक्शन में जब हीट निकलती है तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के आगे में हम डिटेल में देखेंगे क्या है एक्सोथर्मिक। तो अभी जान लो कि कभी भी हीट निकलती है ना, तो कहते हैं उसको एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन जो होगी वो होगी एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी कि इसमें बहुत सारी हीट निकलेगी। तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर तो हो गया। तो यही था एक्टिविटी 1.3। तो 1.3 तो हमने पढ़ ली। अब इसमें कह रहा है फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो हमें कह रहा है जितने भी हमें ये 3 अभी एक्टिविटीज की, जितने भी 3 हमने जो एक्टिविटीज अभी ऊपर की हैं, ये कुछ ना कुछ हमें ऑब्जर्वेशन, कुछ ना कुछ इनमें से कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन हमें दिखा होगा उन तीनों एक्टिविटीज में। तो देखो ये जो 4 दिए हुए ना यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसके? ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के। कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, अगर हमें पता लगाना है भाई ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं, तो इन चारों में से कोई भी चीज़ चेक कर लो। कोई भी चीज़ होगी ना, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन है। इसमें से चारों में से कोई एक भी होगा, या 2 भी होगा, 3 भी होगा, तो वो यानी कि वो केमिकल रिएक्शन है। यानी कि चेंज इन स्टेट, स्टेट मतलब स्टेट क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट होते हैं। अगर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड बन गई है ना, या फिर लिक्विड से गैसियस फॉर्म हो गया उसका किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी कि वहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो चेंज इन स्टेट यानी कि हमें पता चल गया भाई हाँ, इस रिएक्शन में ना चेंज इन स्टेट हो रहा है, यानी कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब चेंज इन कलर, अब चेंज इन कलर अभी हमने तुरंत परफॉर्म किया है एक्टिविटी कौन से में? 1.2 में। 1.2 में हमने देखा था जो हमारा क्या था, हमारा जो लेड आयोडाइड था ना, उसका कलर क्या हो गया था? उसका कलर हो गया था येलो हो गया था, सॉरी, उसका कलर येलो हो गया था। अब भाई उसका कलर पहले कुछ और था और बाद में येलो हो गया, यानी कि चेंज इन कलर तो हो रहा है। यानी कि हमने जो किया था वो एक केमिकल क्या था? केमिकल रिएक्शन था। यानी कि हाँ भाई, चेंज इन कलर से भी हम हमें चल सकता है कि कोई एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं। अब तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, है ना, जो अभी हमने ये किया, ये वाला, हाँ ये वाले, हाँ 1.3 जब हमने किया तो हमने देखा भाई जब जिंक जो है H2SO4 से रिएक्ट कर रहा तो क्या बना था? ZnSO4 और H2 गैस लिबरेट हो रही थी, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। तो क्या कोई गैस निकल रही है? तो हाँ भाई, हमने देखा था कि 1.3 वाली एक्टिविटी में तो गैस निकल रही थी, यानी कि वो भी केमिकल रिएक्शन था। अब चौथा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। भाई मेन तो इसका यही मोटिव था ना 1.3 का, कि हमें चेंज इन टेम्परेचर का पता लगाना था। तो 1.3 में तो हमें 2 चीज़ें मिल रही थी, क्या क्या? एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा था और हमारा चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा था, यानी कि हाँ भाई जो 1.3 था वो भी हमारा केमिकल रिएक्शन था, है ना। तो यानी कि जितने भी अभी तक हमने तीनों एक्टिविटी की है वो तीनों की तीनों केमिकल रिएक्शन ही हैं, है ना। अब पूछोगे कि फर्स्ट वाले में क्या चेंज हो रहा था? फर्स्ट वाले में हमारा जो क्या था, हमारा जो मैग्नीशियम रिबन था वो तो सॉलिड ही था ना भाई। अब मैग्नीशियम, जब वो मैग्नीशियम रिबन जल गई थी तो क्या बची थी? ऐश, है ना। तो वो कौन सा? वो बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसका स्टेट तो चेंज हो गया ना, यानी कि वो तो पहले क्या था? तो मैग्नीशियम रिबन क्या था? सॉलिड था, और जब उसको हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो क्या बना हमारे पास? ऐश बना था। वो ऐश क्या था हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाया तो कोई भी चीज़ जलेगी तो हीट तो रिलीज होगी ना, यानी कि चेंज ऑफ टेम्परेचर तो हो ही रहा है। तो इससे भी हमें पता चल गया कि भाई एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 तीनों क्या थी? हमारी एक केमिकल रिएक्शंस थी वो तीनों, है ना। तो ये चारों एकदम याद कर लो कि क्या क्या है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये चारों में से कोई चीज़ मिल गई यानी कि वो केमिकल रिएक्शन है ना। As we observe the change around us, we can see
that there is a large variety of chemical reaction taking place around us, we will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representations in this chapter ना। तो हम आसपास अपने देखेंगे तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमेशा होती रहती हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है ना। अब इसके बारे में हम एक्सप्लेन पूरा डिटेल में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कैसे है ये रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है ना। अब उनके केमिकल रिएक्शन को कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये सब हम आगे देखेंगे। तो हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट है अभी केमिकल इक्वेशंस। अब हमारा है केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस यानी कि वही है जो अभी हमने पढ़ा। अब हमने एक्टिविटी 1.1 में क्या देखा था, हमने 1.1 में क्या किया था हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था है ना। अब हम किसी को बताएंगे कि हमने क्या किया था एक्टिविटी 1 में, हम बताएंगे कि भाई जब मैग्नीशियम रिबन तो था, मैग्नीशियम रिबन को हमने जब जलाया तो हमारा क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। अब इतना लंबा चौड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा किसी को मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पूरा सेंटेंस लिखो। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे पास तरीका है कि हम इसको वर्ड इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लें। वर्ड इक्वेशन यानी कि ऐसे है ना, क्या हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। हमने वर्ड के इक्वेशंस में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कैसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो डाल दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखने वाली बात है कि ये दोनों क्या है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, जो एक्टिविटी 1.1 में जो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, कौन कर रहे थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो कर रहे थे दोनों मिलकर ना, आर द रिएक्टेंट्स। वो क्या है, रिएक्टेंट्स है। यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई चीज़ तो रिएक्ट करेगी ना। अब जो चीज़ रिएक्ट करती है वो क्या होती है, वो हमारी रिएक्टेंट होती है। नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी चीज़ दो या तीन कोई चीज़ जो रिएक्ट करती है तो उन दोनों को हम या तीनों को जितने भी हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। यानी कि जब हम इक्वेशन से पता लगाना चाहें कि रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है ना, तो रिएक्टेंट में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड वो हमारा होता है रिएक्टेंट है ना। तो इस केस में हमारा रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। नया सब्सटेंस क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। तो ये क्या है, ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई भी चीज़, तुम्हें तो नाम से ही पता चलना चाहिए प्रोडक्ट क्या है। कोई प्रोडक्ट यानी कोई नई चीज़ बन रही है, तो क्या बन रही है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नई चीज़ बन रही है। अब यहाँ से तुम्हें इक्वेशन से पता लगाना है तो जो आर एच यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, एरो के इस तरफ एरो है और एरो के इस तरफ जो भी चीज़ होती है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, और एरो के अपोजिट साइड में जो होती है वो हमारा होता है रिएक्टेंट है ना। वो होता है रिएक्टेंट और इधर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट। ये पता चल गया। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस को हम अपने कन्वीनियंट के लिए यूज़ करते हैं ना, और उसमें एक क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। अब इसमें कैसे पता, हमें यहाँ पे बताया गया कि कैसे हमें शो करना है ना, कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हमें बताया गया कि एलएचएस में जो भी हमारे रिएक्टेंट होंगे उनको प्लस साइन से हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था तो दोनों को कैसे लिखे, दोनों को प्लस साइन के साथ हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम इधर हो गया और प्लस लगा दिया और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। ठीक है ना। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन। प्लस साइन के साथ लेके जाता है। यहाँ पे तो एक ही था प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन नहीं लगा। मान लो यहाँ पे कोई गैस निकल रही होती तो प्लस साइन लगा के हम यहाँ पे एक गैस भी लिख देते हैं ना, वैसे ही होता है। और जो हमारा एरो होता है वो हमारा क्या बताता है, वो हमारा बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो हम यहाँ पे एरो डाल रहे हैं यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताया, यानी कि हमारा ये नहीं है। अब मान लो मैं यही एरो इस तरफ डाल देती तो क्या होता, यानी कि इसका मतलब होता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या बनाना है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बना रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये हमारे डायरेक्शन बता रहा है कि ये दोनों रिएक्ट होकर ये बना रहे हैं। तो ये हमारा एरो जो है वो हमारा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशंस है ना। अब इसको हम केमिकल इक्वेशंस को हमने वर्ड का तो समझ लिया कि वर्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शंस को फॉर्मूले की तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? कोई शॉर्टर वे भी है केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो इसका आंसर है यस। क्या है देखते हैं। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। केमिकल फॉर्मूला को अगर हम वर्ड्स की जगह यूज करें तो क्या हो जाएगा, बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए। ए केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। कोई एक केमिकल जो इक्वेशन होते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन
रिप्रेजेंट करती है ना। If we recall formula of magnesium oxide, magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as, magnesium का हमें पता है क्या होता है, Mg होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, वो होता है O2। अब ये क्या बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला था MgO, है ना। तो जो हमने पहले मैग्नीशियम पूरा फिर ऑक्सीजन लिखा था, उसको हम इस फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या था हमारा, मैग्नीशियम का था Mg, तो हमने Mg लिख दिया। ऑक्सीजन का था हमारा O2, तो हमने O2 लिख दिया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का था हमारा MgO, तो इसलिए हमने इसको फॉर्मूला के टर्म्स में हमें इस इक्वेशंस को एक्सप्रेस कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया ना। जो हम पहले मैग्नीशियम लिखते थे उसकी अब ज़रूरत नहीं है, हम फॉर्मूला के यूज़ से हम इसको बहुत ईजिली लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशंस को। अब हमने देख लिया कि जो हमने केमिकल रिएक्शंस जो अभी हमने देखी, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं ना, तो उसको हमने देख लिया कि हमें केमिकल रिएक्शंस को कैसे केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में फॉर्मूला को यूज़ करके कैसे रिप्रेजेंट करना है ना। तो उसके बाद हमें ये देखना है, उसके बाद हमें जो हमने केमिकल इक्वेशंस जो बनाई हैं उसको बैलेंस करना सीखना है। बैलेंस का बस मतलब यही होता है कि जो हमने पढ़ा था ना, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं ना, वो सब। तो बैलेंस का मतलब यही होता है कि जो हमारे रिएक्टेंट की तरफ जितने एटम्स है ना, और प्रोडक्ट की तरफ जितने एटम्स है, उन दोनों हर एक एलिमेंट के इक्वल नंबर्स ऑफ एटम्स होनी चाहिए। मतलब जैसे कि मान लो ये हमारा H2 है ना, H2 है और O2, H2 यानी कि हाइड्रोजन, O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये मिलके बनाते हैं हमारा H2O। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, केमिकल इक्वेशन। अब मैं देख रही हूँ इधर हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन के दो एटम है ना, ये दो है ना, तो यानी कि पता चल रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। अब इस साइड में देखूं तो इस साइड भी मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई ये जो प्रोडक्ट की साइड है, इस साइड भी हाइड्रोजन के दो एटम है। चलो ये तो दोनों मतलब दोनों साइड जो हमारा हाइड्रोजन है उसके इक्वल नंबर्स ऑफ एटम्स है। ठीक है, चलो ये ठीक हो गया। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे दो दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे एक ही एटम दिख रहा है। यहाँ पे दो एटम है, यहाँ पे एक एटम है। तो भाई मैंने तो पढ़ा है कि बैलेंसिंग में क्या होता है, दोनों साइड तो हमारे इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए हर एलिमेंट के, लेकिन यहाँ पे तो दो दिख रहे हैं, यहाँ पे एक दिख रहा है, यानी कि ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस अभी नहीं है ना। अब इसी चीज़ में हमें सीखना है कि बैलेंस करते कैसे हैं। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग का मतलब सिंबल यही होता है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज इक्वल, है ना। दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा जो केमिकल इक्वेशन होगा ना, बैलेंस वाला केमिकल इक्वेशन जो होगा हमारा, वो हमेशा कौन सा रूल फॉलो करेगा, हमारा हमेशा वो कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल फॉलो करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो हमेशा फॉलो करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो करेगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ये होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि मास जो होता है वो कभी तो नहीं डिस्ट्रॉय होता है, ना ही क्रिएटेड होता है। कब केमिकल रिएक्शन में कभी नहीं तो वो डिस्ट्रॉय होता है, ना ही क्रिएट होता है, ना ही कि वो खत्म होता है, ना ही वो बनता है ना। तो इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि मास का कंजर्वेशन, यानी कि मास कंजर्व रहता है, कभी ना ही वो खत्म होता है ना ही वो बनता है, खाली उसका क्या होता है, खाली वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है, बस, है ना। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जो हमारा जो बैलेंसिंग है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, वो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यही कहता है कि भाई कभी ना ही मास बनता है, ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है। तो हमारा बैलेंसिंग में क्या होता है, बैलेंसिंग में ये तो होता है कि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड दो हमेशा हर एलिमेंट के इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए। ये हमारा बैलेंसिंग हो गया। ठीक है, बैलेंसिंग समझ गए कि दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम होनी चाहिए हर तरह के जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अब हमें ये सीखना है कि भाई बैलेंसिंग तो समझ आ गया, बैलेंसिंग हाँ भाई कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो भी करता है, लेकिन एक्चुअल में बैलेंस करें कैसे, है ना। तो बैलेंस करने में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है बैलेंसिंग। देखो जैसे कि मान लो ये जो केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी केमिकल इक्वेशन है, हाँ भाई ये है। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे Zn एक एलिमेंट है, H2 है,
एस है, ओ है ना, यानी कि हमारा इसमें तो एक जिंक है, ठीक है, हमें जिंक दिख रहा है इसमें, जिंक एक एलिमेंट है, इसमें हाइड्रोजन भी है इसमें, और सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। इधर हमने प्रोडक्ट की साइड तो, रिएक्टेंट की साइड तो देख लिया, अब प्रोडक्ट की साइड भी जिंक है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों तरफ हर एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट के साइड है वहाँ पे जिंक कितना है, वहाँ पे जिंक हमारा है 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट की साइड पे, प्रोडक्ट की साइड पे कितना है, प्रोडक्ट की साइड पे भी 8 है, 1 है, ठीक है, 1 है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन जो है हमारा वो रिएक्टेंट के साइड कितना है, 2 है, ये 2 लगा हुआ ना नीचे, ये हमें बताता है कि कितने हैं, तो हमारा हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट साइड 2 है, लेकिन ये प्रोडक्ट के साइड कितना है, प्रोडक्ट के साइड भी 2 ही है भाई, चलो ठीक है। सल्फर देखते हैं, सल्फर इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, यानी कि रिएक्टेंट की साइड भी 1 और प्रोडक्ट की साइड भी 1। अब हमारा जो ऑक्सीजन है वो देख लेते हैं, ऑक्सीजन भी 4 है और हमारा रिएक्टेंट साइड भी 4 है और इधर भी ये 4 है, यानी कि हमें दिख रहा है भाई कि दोनों तरफ प्रोडक्ट के साइड भी और रिएक्टेंट के साइड भी जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो उनका नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल है ना। तो यानी कि ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस है ऑलरेडी। तो यही होता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करना क्या होता है, बस हमें चेक करना होता है, अगर ये डिफरेंट होता है ना तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया कि जो पहली वाली जो हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ी वो तो बैलेंस थी, क्योंकि हमने देखो बैलेंसिंग में सबसे पहला ये स्टेप हमारा ये होता है कि जो रिएक्टेंट की साइड है, रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है ना उनके नंबर ऑफ एटम पहले चेक कर लो कि हाँ भाई अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो रिएक्टेंट की साइड कितना है, प्रोडक्ट की साइड कितना है, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सबके नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लो, दोनों साइड, रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी। अब जैसे कि ये वाला जो है ना, ये वाला क्या है, Fe+H2O क्या मिलता है हमें, Fe3O4 + H2 हमें ये मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन है। अब हम Fe का देखते हैं, ठीक है। Fe है हमारे पास, H2 है यानी कि हाइड्रोजन, ऐसे लिख लो, आयरन, हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है ना इस इक्वेशन में हम वो लिख रहे हैं, और ऑक्सीजन, यही प्रेजेंट है 3 एलिमेंट्स हमारे, ठीक है। अब रिएक्टेंट के साइड कितना है, रिएक्टेंट के साइड में देख रही हूँ कि जो Fe है यानी कि हमारा आयरन जो है वो तो 1 है, लेकिन ये यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड में तो 3 है, ठीक है भाई, यानी कि बैलेंस नहीं है, पता तो चल गया पहले ही हमें। अब H2 है यानी कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे भी 2 है, चलो दोनों तरफ ये 2 ही 2 है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट के साइड तो 1 है और प्रोडक्ट के साइड वो कितना है, यहाँ पे तो 4 हो गया भाई, चलो ठीक है। अब ये 4 हो गया, अब तो हम देख रहे हैं भाई ये पूरी जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, तो इसे बैलेंसिंग करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ये देखो हमने काउंट कर लिया, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया भाई, हमने काउंट कर लिया, हमें पता चल गया कि बैलेंस नहीं है। अब हमें बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले वो देखो जिसमें ज़्यादा डिफरेंस है, ये देखो ऑक्सीजन तो भाई रिएक्टेंट के साइड तो 1 है और प्रोडक्ट के साइड 4 है, तो सबसे पहले इसका बैलेंस करना है ना। तो बैलेंसिंग में कुछ नहीं होता, क्या करना है, सीधा यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि रिएक्टेंट साइड क्या हो जाए, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो जाए, ऑक्सीजन के एटम 4 हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे 1 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 दिख रहा है तो अगर मैं इस H2O को, ये जो H2O है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे ऑक्सीजन तो भाई 4 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो होगा ना ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो ये 4 × O यानी कि ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 4। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि इस पूरे H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन हो जाएगा 4। तो चलो यहाँ पे हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 4 हो गया, लेकिन भाई यहाँ पे ये देखो तुमने ये H2O को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो हाइड्रोजन है ये पहले 2 था, ठीक है, ये पहले 2 था, अब तुमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 × 2 कितना 8 हो गया, यानी कि रिएक्टेंट साइड अब हमारा जो हाइड्रोजन है उसके नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, वो तो हो गए 8, लेकिन प्रोडक्ट के साइड पे था 2, तो प्रोडक्ट के साइड भी तो 2 बनाना पड़ेगा। तो जब इसको प्रोडक्ट के साइड हमें 8 बनाना है, प्रोडक्ट के साइड हमें 8 बनाना है, तो पहले से 2 दिख रहा था और अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ना 8, ठीक है। ये जो रिएक्टेंट साइड था इसको हम Fe3 था ना, Fe3O4 इधर लिख लो, H2 को H2 था इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4, इसके हाइड्रोजन के एटम कितने हो जाएंगे प्रोडक्ट के साइड पे, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे भी 8 था, चलो H2 और O2 का तो शॉर्ट हो गया। अब ये Fe यानी कि आयरन का देखते हैं, आयरन का क्या, आयरन हमारा है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो इस
इस वाले Fe को यानी कि रिएक्टेंट वाले Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो ये भी 3 हो जाएगा, है ना। तो हमारा पूरा फाइनल क्या बन जाएगा, फाइनल हम बैलेंस करके पूरा साफ सुथरा लिख देते हैं। कैसे, देखो ये क्या बन जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हमने यही तो किया था। हमने क्या किया था, Fe यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था, तो इस वाले को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा Fe बन गया। चलो इधर भी 3 हो गया, उधर भी 3 हो गया, Fe का हो गया सॉर्ट। अब हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ऑक्सीजन का था, वैसे ऑक्सीजन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 4 बन गया और यहाँ पे पहले से 4 था ही। अब जब हमने ऑक्सीजन के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हाइड्रोजन भी तो 8 बन गया इधर, है ना। इधर हमारा हाइड्रोजन 8 बन गया, तो इधर भी हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 4, यानी कि यहाँ पे भी हो गया इसका 8 एटम्स, इसके भी 8 एटम्स, और ऑक्सीजन के हो गए 4 एटम्स, यहाँ पे भी 4, और Fe यानी कि आयरन के भी यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यानी कि दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम हो गए हर एलिमेंट के। यानी कि हमारा जो ये वाला जो हो गया, ये हमारा है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया जी, ठीक है। तो हमारे यही सिंपल स्टेप में क्या करना है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना तुम्हें, ये जो जैसे कि H2O है ना, Fe3O4 है ना, तो ये नहीं कि ये 3 को 4 बना दिया, ये 4 को 5 बना दिया। ये पता है क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है और फॉर्मूले में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। हमें इसके आगे यानी कि इसके मल्टीप्लिकेशन में हम कुछ भी करके इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 लगा के ये नहीं कि Fe भाई हमारा तो यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 3 था तो इसके आगे भी 3 लगा देंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। नहीं, ये नहीं करना, ये चीज़ रॉन्ग है, ये हमें नहीं करना। ये तो फॉर्मूला ही चेंज पता नहीं क्या बना दोगे तुम लोग। इसको आगे मल्टीप्लिकेशन में तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हो, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, जो नीचे छोटा 4 3 लिखा है, ये फॉर्मूला है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। तो यही है बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग में देख लेते हैं क्या क्या है। और तो बैलेंसिंग तो देख लिया कैसे करते हैं। अभी देखो एनसीईआरटी में हमें स्टेप 1 2 3 करके ऐसे दे रखा है। तो स्टेप 1 में यही बोल रखा है कि जो पहले तुम्हें केमिकल इक्वेशन दी हुई है उन सब के सामने बॉक्स बना लो। ये बॉक्स पता है इसलिए बनवा रहे हैं ये, ताकि हम ना जो इसके फॉर्मूले हैं, मैंने बताया नहीं कि नीचे छोटा सा 3 लिखा है, 4 लिखा है, ये 2 लिखा है, इन सब में हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो फॉर्मूला है भाई। अगर फॉर्मूले में चेंज करोगे तो पता नहीं क्या बना दोगे ना, इसलिए ये फॉर्मूला है, इसमें चेंज नहीं करना। इसके आगे मल्टीप्लिकेशन में हम कुछ लगा सकते हैं बट फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने बॉक्स बना दिया कि गलती से भी हम फॉर्मूला चेंज ना कर बैठे, है ना। अब सेकंड में ये करना है, सेकंड में हमें यही देखना है कि दोनों तरफ कितने कितने एटम्स है हर एलिमेंट के। तो हमने तो पहले ही देख लिया था कैसे देखना है ना। तो यहाँ पे दिखा दिया हमें कि जो Fe वाला रिएक्शन था वहाँ पे पहले 1 थे हमारे रिएक्टेंट साइड और 3 थे, ऐसे ऐसे करके देख लिया हमने। तो पहले ही बैलेंस कर चुके हैं वैसे, ठीक है। और ये सब पढ़ लेना क्या क्या है ना, वैसे मैं हर चीज़ बता दे रही हूँ तुम्हें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड में देखो क्या करना है। थर्ड में तुम्हें एक एक एलिमेंट को लेके समझा रहा है कि कैसे कैसे तुम्हें करना है। देखो ऑक्सीजन का पहले ले लिया, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट के साइड में कितना था 1 था और प्रोडक्ट के साइड में 4 था। अब बैलेंस करने के लिए उसने H2O के सामने 4 लगा दिया, यानी कि H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ऑक्सीजन 4 हो जाए। अब फिर प्रोडक्ट के साइड भी 4 था और हमने बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया। ये सब देख ही चुके हैं वैसे, है ना। अब ये स्टेप 4th है, वैसे ही इसने हाइड्रोजन को लेके किया हुआ है ना। फिफ्थ स्टेप में क्या है, इसने आयरन को बैलेंस किया हुआ है। तो ये सारा बैलेंस करके देखो, हमारा भी तो यही आ रहा था, हमने भी तो यही बैलेंस किया था। तुम्हें इतना लंबा स्टेप लिखने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में सिर्फ तुम खुद से खाली प्रैक्टिस करो, कितना प्रैक्टिस कर सकते हो बैलेंसिंग के। तो हमने देख लिया कि कैसे बैलेंस किया। सबसे पहला स्टेप देखो, सिंपल स्टेप। तुम्हें पहले क्या करना है, पहले दोनों तरफ एटम्स देख लो कि हर एलिमेंट के कितने कितने एटम है। और देखो मान लो एक तरफ एक के ऑक्सीजन के 2 हैं और उधर 4 है, तो इधर वाले यानी कि रिएक्टेंट वाले को तो अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट वाले के कितने थे, प्रोडक्ट वाले के 2 थे, ऑक्सीजन के इधर 1 थे, तो दोनों का 2 2 हो जाएगा। ऐसे कैसे करके तुम दोनों को मल्टीप्लाई करके और ये सब करके बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 1 था और प्रोडक्ट के साइड मान लो यहाँ पे 2 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर भी 2 एटम होगा, इधर भी 2 एटम होगा। ये रिएक्टेंट के साइड था और ये प्रोडक्ट के साइड। तो ऐसे ऐसे करके तुम मतलब बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस तो अभी देख ही लिया कैसे एकदम स्टेप वाइज करना है तुम्हें। अगर बिगिनर हो तुम, अभी उतना तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है तो टेबल बना सकते हो, टेबल से तुम्हें हेल्प मिल जाएगी ज़्यादा, है ना। अब सिक्स्थ स्टेप में फाइनल बैलेंस करके दिखा दिया जो कि हम पहले कर चुके हैं, है ना। और ये 7th स्टेप ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है इसमें। तो 6th स्टेप में देखो क्या कर रखा है इसमें ना, हमें ना राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट हमें पता है, फिजिकल स्टेट क्या मतलब सॉलिड, वही सॉलिड लिक्विड, ये ना सॉलिड लिक्विड और गैस, ये सब जानते ही तो हैं, इसी को फिजिकल स्टेट कहते हैं हम लोग, है ना।
राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, है ना। तो केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन 1.9, डज दिस इक्वेशन टेल अस अबाउट द एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसमें ये कह रहा है कि हमने जो 1.9 में भी जो बैलेंस किया, Fe वाला जो रिएक्शन था, बैलेंस नहीं किया हमने वो वाला, तो कह रहा है कि तुम्हें इससे पता चल रहा है कि फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट पे। नहीं भाई, हमें उस इक्वेशन से तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा था कि Fe जो है वो सॉलिड है या लिक्विड है, ये सब फिजिकल स्टेट होती है ना, तो हमें नहीं पता चल रहा था। लेकिन अगर हम किसी भी इक्वेशन में फिजिकल स्टेट को ऐड कर दें, यानी कि उसको रिप्रेजेंट कर दें, तो हमें फिजिकल स्टेट पता चल जाएगी। जैसे कि मान लो ये Fe वाला था, ये Fe वाला है ना, ये वाला रिएक्शन वाला जो 3Fe वाला जो अभी हमने बैलेंस किया है, अगर इसमें हम बता दें कि भाई Fe जो है वो सॉलिड है, H2O है जो गैस की फॉर्म में है, ये जो Fe3O4 है वो सॉलिड है, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी गैस की फॉर्म में है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो हम Fe रिएक्शन के लिए ले रहे हैं वो सॉलिड लेना है हमें, और जो H2O है वो तो लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें गैस के रूप में लेना है ना। तो ये होता है फिजिकल स्टेट के फायदे, ताकि हमें पता चल सके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका स्टेट क्या है। तो अब तुम ये तो नहीं लिखोगे Fe की जगह आप लिखोगे भाई नहीं ये तो सॉलिड है तो सॉलिड लिख देंगे, नहीं, इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉलिड के लिए तुम कौन सा सिंबल यूज़ करोगे, क्या होता है सॉलिड का, S होता है, ये छोटा सा S लगा दो, यानी कि Fe जो था वो सॉलिड था तो छोटा सा S लिख दो। अब लिक्विड के लिए वैसे ही, लिक्विड के लिए L लिख दो और गैस के लिए G लिख दो। अब ये तो हो गया फिजिकल स्टेट। अब हमें कोई एक्वेस चीज़ होती है, यानी कि एक्वेस चीज़ यानी कि किसी का भी सॉल्यूशन पानी में, एक्वेस का मतलब सुनते ही तुम्हें दिमाग में पानी आना चाहिए ना, तो एक्वेस का मतलब ही होता है पानी में। जैसे कि शुगर को मैंने वाटर में डिजोल्व कर दिया ना, तो क्या हो गया, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ शुगर हो गया वो, क्योंकि एक्वेस यानी कि पानी में शुगर, इसलिए। तो वैसे ही अगर कोई चीज़ एक्वेस यानी कि पानी में उसका सॉल्यूशन है, तो उसके लिए हम AQ का यूज़ करेंगे ना, एक्वेस यानी कि AQ का यूज़ करके हमें पता चल जाएगा कि वो चीज़ एक्वेस यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो ये हमें देख लिया कि गैस के लिए G लगा सकते हैं, लिक्विड के लिए L, एक्वेस के लिए AQ, सॉलिड के लिए S। तो ये राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि फिजिकल स्टेट को सिंबल्स ऐड करके हमें और भी पता चल जाएगा कि रिएक्शन के बारे में कि कौन सी चीज़ किस फॉर्म में है। ठीक है, अब हमें आगे ये भी दे रखा है, क्या है देख लेते हैं। अब तो फिजिकल स्टेट तो हमें ऐड करना ही है। अब हमें कभी कभी ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई रिएक्शंस हम करते हैं ना, तो कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करते हैं, यानी कि मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कोई एक रिएक्शन होगा वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही परफॉर्म हो सकता है। ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ही परफॉर्म होगा। कैटालिस्ट का मतलब देखो क्या होता है, कैटालिस्ट का मतलब यही होता है कि जैसे कोई रिएक्शन कर रहे हैं ना, और वो रिएक्शन थोड़ी स्लो हो रही है, तो उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। ये अभी बात पे पढ़ेंगे, उतना यूज़ नहीं है इसका इस चैप्टर में ना। तो कैटालिस्ट का मतलब यही होता है कि रिएक्शन को फास्ट करने वाला कैटालिस्ट। ठीक है, वो हो गया कैटालिस्ट। अब हमें टेम्परेचर, प्रेशर, इसका को भी अगर हमें रिप्रेजेंट करना है अपने किसमें, अपने केमिकल इक्वेशन में, तो ये जो एरो बनाते हैं ना, एरो, तो इस एरो के ऊपर हम लिख सकते हैं। जैसे कि ये जो है CO + 2H2 वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन, तो ये हमें बता रखा है कि 340 ATM, ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो इस एरो के हमने ऊपर लिख दिया 340 ATM, यानी कि पता चल रहा है कि 340 ATM पे ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। अब सेकेंड वाले में ये तो हमें पता ही है कि ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेता है प्लांट, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस। अब ये जो प्रेजेंस है इसको हमने एरो के ऊपर लिख देगा कि हमें पता नहीं। अब कोई मान लो ये नहीं लिखा रहता, ठीक है, मान लो ये नहीं लिखा रहता, तो हमें क्या पता चलता कि भाई सनलाइट भी यूज़ हो रही है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, नहीं पता चलता ना, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमें पता चल रहा है कि भाई सनलाइट भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लोरोफिल भी। तो ये सब फिजिकल स्टेट्स और ये जितने भी टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब की वजह से हमें जो केमिकल इक्वेशन है उसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, इसलिए हम इसको अपने जो केमिकल इक्वेशन है उसमें लिखते हैं। ठीक है।